दोस्तों नमस्कार। 2017 में जो बात सोची गई थी, क्या वह 8 बरस के बाद 2025 में पूरी होने जा रही है? यह सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का है। यह सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की उस सोच का है जो 2017 में सोचा गया था। और इस दौर में आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गई, नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल गया। दिल्ली के बाद उतनी ही बड़ी ताकत के साथ पंजाब में भी उसने जीत हासिल की। इन तमाम परिस्थितियों की शुरुआत में 2017 का जिक्र आज जरूरी है। 2017 में शाम या कहें देर शाम का वक्त था। अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर, उनके घर पर उनके तमाम सहयोगी जो सबसे करीबी हैं वो बैठे हुए थे और चर्चा यह चल रही थी क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को कल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यह सवाल इसलिए था क्योंकि अगले दिन पंजाब विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले थे और अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके अपने तमाम करीबी जो उस कमरे में मौजूद थे, वो सभी मान बैठे थे कि कल पंजाब में जीत आम आदमी पार्टी की उसी तर्ज पर होगी जैसे 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कब्जा किया। और यह तय हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव परिणाम आने के बाद स्वर्ण मंदिर जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे और उसके बाद यह ऐलान होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पद संभालेंगे। और उस कमरे का विचार विमर्श यह भी था कि मनीष सिसोदिया दिल्ली को संभाल लेंगे। वो तमाम मंत्रालय देख ही रहे हैं, वो तमाम चीजें जान चुके हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से गवर्नेंस को चलाते हैं यह भी वो जान चुके हैं। तो दिल्ली मनीष सिसोदिया के हवाले और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल। सवाल यह भी उठा था क्या पंजाब के लोग या फिर पंजाब की जो अपनी सांस्कृतिक पहचान है उसमें अरविंद केजरीवाल को क्या सभी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगला सवाल यह भी उठा था, दिल्ली में भी तो 30% पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल खुद तो हरियाणा से आते हैं और हरियाणा एक लिहाज से पंजाब के ज्यादा करीब है बनिस्बत दिल्ली के, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चुनाव परिणाम अगले दिन आए और आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर सिमट गई। यानी एक दिन पहले देर शाम में यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर जो पहला चुनाव 2013 में लड़ा था उस लिहाज से तकरीबन 30% वोट तो उसे मिलेंगे और हर हाल में ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर उसी की सरकार बनेगी। उसके बाद 2022 में क्या हुआ, किस तरीके से 117 में से 92 सीट आम आदमी पार्टी जीत गई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ज्यादा त्रासदीदायक है और वो ये जान चुके हैं कि बीते दिनों वह इस देश को जिस तरीके से लगातार लांग रहे थे, जिस चार्टर्ड में वो सवार होकर आते जाते थे, वो पंजाब सरकार का था। यानी राजनीतिक तौर पर आपकी आवाजाही देश के हर हिस्से में तुरंत होनी चाहिए और पंजाब सरकार की सुविधाओं का भरपूर दिल्ली की सत्ता ने उपभोग किया, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली गंवा चुके हैं और दिल्ली के ऊपर जो भी परिस्थितियां मंडरा रही हैं उसमें सबसे बड़ी स्थिति उन पुरानी फाइलों को खोलने का है जिन पुरानी फाइलों को या तो सीएजी की रिपोर्ट के आश्रय विधानसभा में रखा यानी टेबल नहीं किया गया, या फिर जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि इसमें देर होनी चाहिए। बीजेपी यह मानकर चल रही है कि अगर केस और भ्रष्टाचार की उन फाइलों को बंद रखा गया और ज्यादा लंबे वक्त तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उनके अपने कैडर और बीजेपी जो दिल्ली में यूनिट में मौजूद है
उसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल इस तर्ज पर गिर जाएगा क्योंकि बीते 10 वर्षों से जिस तरीके का वो संघर्ष कर रहे हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल की कोई फाइल दबी रह जाए या फिर उनका रास्ता जेल की तरफ नहीं जाए। और यहीं से यह सवाल भी बड़ा हो चला है, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल इस चीज को भांप चुके हैं? क्योंकि उनके सामने दो रास्ते बहुत स्पष्ट हैं इस दौर में और यह मैसेज उनके अपने करीबी विधायकों के बीच जो पंजाब के हैं जा चुका है। इसीलिए 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। पंजाब के मीटिंग कल होनी है कपूरथला हाउस में। जो एक वक्त महाराजा कपूरथला का घर हुआ करता था वो पंजाब सरकार के अधीन है और वह पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास माना जाता है। कनॉट प्लेस के करीब पंडारा रोड में यह कपूरथला हाउस है जहां पे कल बैठक होनी है। आज बैठक पंजाब के कैबिनेट की होनी थी, वो टल गई और कहा गया वो 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन जो रास्ते और उलझन अरविंद केजरीवाल के सामने है उसमें बड़ा सवाल यह भी है कि अगर बीजेपी उनकी फाइल खोलती है और उसके बाद उन्हें दोबारा से जेल का रास्ता दिखलाती है तो जेल में रहकर वो सरकार तो चला सकते थे, लेकिन जेल में रहकर पार्टी कैसे चलाएंगे? और पार्टी अगर बाहर जिस तर्ज पर दिल्ली में चलेगी और उसका असर जो पंजाब पर पड़ेगा, और पंजाब को रिमोट से इस दौर में बाखूबी चलाया गया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या वाकई उलझन इस बात को लेकर भी है कि आम आदमी पार्टी के पास से अगर एक झटके में दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता भी हाथ से निकल गई तो क्या होगा? सुविधाएं कहां से आएंगी? पैसा कहां से आएगा? संगठन को चलाने का बजट कहां से होगा? आप कह सकते हैं लंबे वक्त तक रही है, पैसा है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर दोनों राज्यों में एक झटके में सरकार चली जाए तो बचेगा क्या? और फिर 2027 में चुनाव है, 2025 चल रहा है। इस बरस बिहार महत्वपूर्ण है, उसके बाद बंगाल और असम महत्वपूर्ण है 2026 में, और 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है। और बीजेपी अपनी राजनीतिक बिसात में यह मानकर अगर चल रही है कि जिसने भी विरोध किया, जिस तर्ज पर विरोध किया या विरोध के स्वर कहीं से भी निकले और जो भी राजनीतिक सत्ता बीजेपी के खिलाफ कहीं पर गैर बीजेपी सरकार के आश्रय टिकी हुई है तो उसको डिगाना तो होगा। आप कह सकते हैं यहां पर पहला टारगेट ममता बनर्जी होंगी, लेकिन आज जिक्र पंजाब का है तो पंजाब की सत्ता को कौन संभालेगा? क्योंकि इससे पहले शुरुआत में हर कोई जानता है कि राघव चड्ढा दिल्ली के एमएलए थे, और दिल्ली को लेकर जब समझ में आ गया कि सारी ताकत एलजी के पास जा चुकी है, और 2022 में जब आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुमत मिल गया तो उसके बाद राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। यानी राज्यसभा के सांसद वो पंजाब से बने, दिल्ली के एमएलए पद को छोड़कर। और वो एक लिहाज से चीजों को चलाते रहे क्योंकि हिसाब किताब की जरूरत गवर्नेंस में बाखूबी होती है, और भगवंत मान के आश्रय हिसाब किताब किया नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज की तारीख में पंजाब कितना खोखला आर्थिक तौर पर है, इसको तो सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि बकायदा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को यह कहना पड़ गया था पिछले महीने कि आप जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए पैसा नहीं है, आपके पास इस बात का भी पैसा नहीं है कि जो फॉरेंसिक यूनिट पंजाब में काम करती है, आप कह रहे हैं बजट नहीं है, लेकिन आप प्रचार प्रसार पे कितना खर्च करते हैं, जरा चीफ सेक्रेटरी से कहिए कि पूरा खर्चा हमें लाकर दें। और यह सिर्फ 10 से 15 दिनों के पहले की जिक्र हम कर रहे हैं आपसे। और पंजाब सरकार ने इस दौर में पैसा जुटाने के लिए सलाहकार भी नियुक्त किया था, उनका नाम अरविंद मोदी है। क्योंकि कर्ज में डूबी हुई सरकार और इन सब के बीच इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 30,000 करोड़ रुपए वो ले चुकी है, आगे भी लेना है उसको। और आंकड़ा इस लिहाज से बढ़ रहा है कि जब भगवंत मान मुख्यमंत्री बने थे तब राज्य पर जितना कर्ज था आज वो दुगना हो चुका है।
यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था को संभालना है, दूसरी तरफ किए गए राजनीतिक वादों को पूरा करना है जो हो नहीं पा रहा है, तीसरी तरफ वेलफेयर स्कीम्स की एक पूरी फहरिस्त है जिसे पूरा करना है, और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो 92 एमएलए हैं, 92 नहीं 93 हो गए हैं, उन एमएलए को एक डोर में इस भरोसे और उम्मीद के आश्रय बांध कर रखा जाए कि आम आदमी पार्टी खत्म होगी नहीं और पंजाब के भीतर सत्ता 2027 में भी दोबारा आ जाएगी। लेकिन अगुवाई करेगा कौन? तो कल की बैठक और कल से पहले आज जो विधायक दिल्ली पंजाब के पहुंच गए, जिनकी संख्या हमने आपको बताई तकरीबन 30 के लगभग हो चुकी है, इन सभी से कौन सी गुफ्तगू हो रही है? और अरविंद केजरीवाल के करीबी, जिनको जेल भी हुई थी एक महिला सांसद के खिलाफ जो पहल की गई थी, वह आज की तारीख में उनके जो सहयोगी, सलाहकार, सेक्रेटरी जो कहना है कहिए, वह भी पंजाब के भीतर ही रहते हैं और वो तमाम जानकारी दिल्ली को देते हैं और दिल्ली के रिमोट से सरकार चलती है। लेकिन अब यह रिमोट हटाने का वक्त आ गया है। इसकी सुगबुगाहट अपने अपने तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी में हो सकती है और तमाम राजनीतिक दल कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या बीजेपी कह रही है, क्या कांग्रेस कह रही है, कौन सी सुगबुगाहट आम आदमी पार्टी के भीतर हो सकती है? हमें लगता है कि 3 बड़ी वजहों को आज पहले टटोल लीजिए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का रास्ता क्यों नापने जा रहे हैं या पंजाब की तरफ उनके कदम क्यों बढ़ रहे हैं, और जब तक पंजाब उनके पास है वो नहीं चाहेंगे किसी भी हालत में पंजाब की सरकार डगमगाए और कमान वो अपने हाथ से लेंगे ही। तो 3 वजह, सबसे बड़ी वजह हमारी टीम ने जो निकाला, इस पे जो काम किया, उसमें मैसेज बहुत साफ है कि मार्च के महीने तक आते आते दिल्ली में सरकार बन चुकी होगी और दिल्ली के भीतर विधानसभा की शुरुआत के साथ ही सरकार तो इसी महीने बन जाएगी। सरकार के पटरी पे आने का जिक्र है, उसके बाद उसे बजट रखना है और तमाम चीजें हैं, लेकिन उसमें जिक्र इस बात का है कि जो आरोप इस दौर में जिन फाइलों को खोलने चाह रही है, वो तमाम फाइलों के डॉक्यूमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा चुके हैं। वो टटोल रहे हैं कि आर्थिक तौर पर अर्थव्यवस्था के आश्रय टैक्सपेयर का पैसा कैसे दिल्ली की सरकार ने किस रूप में उपयोग किया, और उसमें अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए यहां तक कि जो केस भी लड़ा जा रहा था वह भी टैक्स पेयर के पैसे के आश्रय ही अरविंद केजरीवाल वकीलों को दे रहे थे, और वह तकरीबन करोड़ों में है। वह फाइल भी पास है, यानी सीएजी की सिर्फ शराब नीति की रिपोर्ट का जिक्र यहां पर नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में जो आरोप हैं, तो इससे पहले बदनाम हो या इससे पहले उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाए या राजनीतिक तौर पर दिल्ली के चुनाव परिणामों के भीतर आम आदमी पार्टी ने 43% वोट तो हासिल किया है, और यह वोट की ताकत आने वाले वक्त में अगर बीजेपी जरा सी भी डिरेल्ड होती है तो उसको दरकिनार करने में वक्त लगेगा नहीं आम आदमी पार्टी को। यह सोच भी बीजेपी के भीतर भी है, तो उसे किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी और उसके चेहरे अरविंद केजरीवाल को लेकर समूची राजनीति इस दौर में करनी है। इससे कोई इनकार हो नहीं पा रहा है। सवाल है कि बीजेपी पहले कदम उठाए या उससे पहले अरविंद केजरीवाल एक सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े हो जाएं, और अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना होगा। लुधियाना की सीट खाली पड़ी है, वहां से वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, पार्टी अपनी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि एक दिल्ली में हारा हुआ मुख्यमंत्री पंजाब का मुख्यमंत्री क्या इसलिए बन रहा है कि वो राज्य की सत्ता उनके अपने पास रहे? जी नहीं, इसके पीछे दूसरा कारण है। पहला स्टेज तो खुद को मुख्यमंत्री की दिशा में लेकर जाना है, जहां पर बीजेपी के सामने भी यह परेशानी का सबब रहे कि अब वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जो भी कार्रवाई और फाइल खुलेगी उसमें एक मुख्यमंत्री को वह और उस पर आरोप लगाते हुए सुनवाई हो रही है। तो जेल की अथॉरिटी हो या अदालती कार्रवाई हो, दोनों परिस्थिति में मुख्यमंत्री होने का लाभ तो मिलता है। लेकिन जो हमने कहा, इसके पीछे एक दूसरी वजह यह है कि राज्य के भीतर की इकोनॉमी इस रूप में डगमगाई हुई है कि जो परिस्थिति अभी चल रही है उसमें आप
2027 के चुनाव को जीत ही नहीं सकते हैं तो इसको संभालेगा कौन? कोई भी कहेगा जाहिर है इसे तो अरविंद केजरीवाल संभालेंगे। वो खुद आईआरएस में हैं और रहे हैं और तमाम इकोनॉमी को संभालना जानते हैं। अक्टूबर में 2000 करोड़ रुपए आरबीआई से लिए गए, नवंबर में 3000 लिए गए जो 5000 लेने थे। इससे पहले जो 21000 करोड़ रुपए लिए जा चुके थे, अब आने वाले वक्त में 6000 करोड़ और लेने हैं। और इन सब के बीच आंकड़े बहुत साफ तौर पर बता रहे हैं कि महीने दर महीने ऐसी परिस्थिति आ गई कि कर्ज के अलावे कोई दूसरा रास्ता बच नहीं पा रहा है। और स्थिति जो हमने आपसे कहा कि उसमें सरकारी उधारी का हिस्सा बढ़ते चला जा रहा है, कर्ज का भुगतान कैसे करें यह भी नहीं हो पा रहा है, मूलधन और ब्याज का भुगतान में सब कुछ निपटता चला जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो 2024-25 चल रहा है, 36,766 करोड़ का खेल यहीं पर हो चुका है। कर्ज और है, उसमें ब्याज का जो भुगतान करना है वो तकरीबन 23,900 करोड़ है। मूलधन का पुनर्भुगतान करना है 12,866 करोड़ है। और इन सब के बीच सीएजी की रिपोर्ट आती है जो रेड अलर्ट करती है कि स्थिति नाजुक है। पंजाब सरकार एक व्यक्ति को सलाहकार के तौर पर लाती है जो कि बताए वित्तीय संस्थान कैसे जुटाया जाए, राज्य के संस्थानों को कैसे बढ़ाया जाए जो संसाधन मिल रहे हैं, वित्तीय कर्ज को कैसे सीमित किया जाए। और उसमें अरविंद मोदी का, जिसका हमने जिक्र किया, इनको सलाहकार के तौर पर इनकी नियुक्ति हो जाती है।